नया डर एक बार फिर से सबके सामने आ गया है और अकेला नहीं बल्कि कई सवाल भी लेकर सामने आया है। और यह डर यह है कि क्या ईरान पर तीसरी बार हमला तय है। पहला हमला पिछले साल हुआ था, तब अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की थी। दूसरा हमला आपको पता है 28 फरवरी से शुरू हुआ और लगातार अब ये हमले चल रहे हैं। फिर ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई और ये युद्ध लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन अब आहट तीसरे राउंड के हमले की सुनाई दे रही है, क्योंकि एक बात तो ईरान भी मुझे लगता है कि अब समझ चुका है कि किसी भी तरीके से एमओयू जो साइन हुआ है वो पेंटागन पर रोक नहीं लगा सकता। अब देखिए, नेतन्याहू तो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि वो तीसरी बार ईरान पर अटैक कर सकते हैं। तेहरान पर हमले एक प्लान को लेकर अमेरिका भी बना रहा है तेहरान पर। अब देखिए, इस संबंध में ट्रंप की टॉप अधिकारियों से बातचीत हुई। बातचीत में क्या हुआ, बातचीत में आगे क्या हो सकता है, क्या हमला फिर से होगा, मतलब साफ समझ लीजिए कि खतरा टला नहीं है। खाड़ी में तीसरा युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में उड़ते हुए फिर से कहर बरपाते हुए नजर आएंगे। क्या ईरान के आसमान में अमेरिका के बॉम्बर्स फिर से एक्शन दिखाएंगे, और क्या तेहरान से लेकर इस्फहान तक एक बार फिर से अमेरिका इजराइल के हमले शुरू होंगे। क्या पूरे ईरान में एक बार फिर से बारूदी बवंडर उठता हुआ दिखाई देगा। देखिए, सवाल कई हैं लेकिन इनके जवाब तलाशने बहुत जरूरी हैं। आज हम इस बात पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि अमेरिका समझौते के बाद ईरान में फिलहाल शांति है, लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बयान दिया है उससे खाड़ी में युद्ध वाला करंट दोबारा दौड़ गया है। उनका ऐलान यही है कि इजराइल की सेना 2 बार ईरान में घुसकर हमले कर चुकी है। जरूरत पड़ी तो हम तीसरी बार ईरान पर अटैक करेंगे, और जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं ईरान के पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा। अब देखिए, नेतन्याहू से ठीक पहले ईरान पर तीसरी बार हमला करने की धमकी इजराइल के रक्षा मंत्री भी दे चुके हैं, जिस पर ईरान की ओर से जोरदार जवाब भी आया। सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद गलीवाफ ने यह कहा कि हम बातचीत के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो रही है, इसलिए हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। ईरान के इस बयान को जानकर इजराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से एक वार्निंग समझ लीजिए इसको माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल जहां खुले और जंग की धमकी दे रहा है, खुले जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है, वहीं अमेरिका से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट छापी और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ फिर से बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। यानी कि इजराइल और अमेरिका एक बार फिर से दम भर रहे हैं कि ईरान को नस्तनाबूद करने की तैयारी की जाए। अब रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया है कि अगर ईरान समझौते का उल्लंघन करता है तो दोबारा तेहरान पर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं ट्रंप। हालांकि ट्रंप ने इसके साथ ही परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत जारी रखने की भी अनुमति दे दी है। दरअसल देखिए, अमेरिका और ईरान में सारा मामला 2 बड़े मुद्दों पर फंसा हुआ है। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। समझौते के बाद अभी तक वो हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुला है या फिर नहीं, अमेरिका के मन के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता कर रहा है। अब देखिए, जानकारी तो ये भी सामने आई है कि ये जो पूरी बातचीत चल रही है अभी तक इसको कोई भी कंफर्म नहीं मान रहा है, क्योंकि आए दिन नई नई धमकियां एक दूसरे को ये दोनों देश दे रहे हैं। अब देखिए, जानकार ये कह रहे हैं कि अगर यही दोनों मुद्दे फिर से वॉर ट्रिगर बनते हैं तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। हालांकि दुनिया के लिए यही अच्छा होगा कि अमेरिका और ईरान में फिर से जंग न भड़के, शांति कायम रहे, क्योंकि तीसरी बार युद्ध हुआ तो इसकी आग में पूरा खाड़ी क्षेत्र जलेगा ही। एक बार फिर से तेल का वैश्विक संकट खड़ा होगा और ऐसे में कोई नहीं चाहता कि इन दोनों के बीच में जंग आगे बढ़े। सब चाहते कि शांति हो, लेकिन शायद ये दोनों देश खुद नहीं चाहते कि शांति हो। इस वजह से बातचीत बार बार फेल हो रही है। एक टेबल पे जरूर बैठते हैं, एमओयू जरूर साइन होते हैं, लेकिन उसको मानता कोई नहीं है, और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ट्रंप कुछ कहते हैं, ईरान कुछ कहता है, इधर इजराइल ने जो धमकी दी है। अब देखिए, दुनिया इस वक्त अगर हम बात करें तो चतुर्भुज स्टाइल में अगर हम कहें पूरा ये जो लड़ाई है वो चल रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ आप देखिए रशिया यूक्रेन, जो कि अब 5 साल से इनका ये युद्ध जो है वो चल रहा है। तीसरा है पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हो गया है, और चौथा मुहाना है इजराइल और लेबनान का, जहां पर देखिए ये जो भीषण लड़ाई इस वक्त चल रही है, जिसमें प्रॉक्सी भी सीधे सीधे तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं। अब दुनिया इसलिए टेंशन में है क्योंकि ये जो महायुद्ध की आहट इस वक्त सुनाई दे रही है, अगर ये आहट सत्य होती है
तो मुश्किलें सबकी बढ़ेंगी। और आज चर्चा इसी बात पर होगी कि जो स्थिति वापस उत्पन्न हो रही है, इसमें क्या महायुद्ध ही एक तीसरा और आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि 2 बार बातें तो हो चुकी हैं, वादे कई किए जा रहे हैं, दावे कई किए जा रहे हैं, लेकिन सफल वार्ता कोई नहीं हो रही। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। कर्नल टीपीएस त्यागी सर जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत स्वागत सर आपका। सुशील कुमार सिंघल सर जुड़ गए हैं, पूर्व राजदूत, सर आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले टीपीएस त्यागी सर, आप ही से शुरुआत होगी। क्या आपको लगता है कि ये युद्ध की आहट है और अब सबको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऊर्जा संकट एक बार अब वैश्विक मोर्चे पर हमें भी दिखाई देने वाला है? जी, सही कह रही हैं आप सुचित्रा जी। धन्यवाद आपका अपने चैनल पर हमें बुलाने के लिए और एक अच्छे को पैनलिस्ट के साथ। देखिए, सवाल ऐसा है, हम हर बात को ये बोल देते हैं कि दोनों पार्टी में से कोई भी युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप पुराने समय से लेके, यानी कि वो जो 40 दिन का युद्ध हुआ था, उससे लेके और आज तक की घटनाओं के ऊपर नजर डालें तो आपको लगेगा कि इसमें एडामेंट रवैया अगर कोई अपना रहा है तो वो ईरान अपना रहा है। जो 14 शर्तें जिनके ऊपर MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें कुछ शर्तें ऐसी थी जैसे नंबर 1, 4, 5, 10 और 11, यानी कि 5 शर्तें ऐसी थी जिनके लिए कहा गया था कि इनको दोबारा डिस्कस नहीं किया जाएगा, इन्हें तो MOU लेवल पर ही मान लिया जाएगा। अब उसमें एक तरफ जहां पे सैंक्शंस थे, जहां पे डी फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट थे 2011 वाली टर्म में, उससे पहले 4 और 5 भी थे। 4 और 5 का मतलब ये था कि एक तो हॉर्मुज को खुला रखा जाएगा, हॉर्मुज पर टोल वसूला नहीं जाएगा। ट्रंप ने खास तौर पे कहा था कि 60 दिन की विंडो के बाद भी नहीं वसूला जाएगा। ऐसे समय में ये जिद कर देना कि नहीं साहब, एक पर्शियन गल्फ स्टेट ऑथोरिटी PGSA बनाया जाएगा और जितने भी शिप वहां से ट्रांजिट होंगे वो ईरान से परमिशन लेंगे तब जाएंगे, और अगर कोई नहीं लेता है परमिशन तो उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। और 2 शिप के ऊपर पनामा और सिंगापुर के अटैक कर भी दिया गया। अब यहाँ से क्या लगा? यहाँ से ये लगा कि ईरान हैज बिकम मोर एडामेंट, एंड ईरान हैज बिकम मोर एडामेंट ऑन ए पॉइंट जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक खुला वॉइस, खुला रास्ता था पहले, इस युद्ध से पहले, उसको बंद करने का अधिकार किसने दे दिया? अब मैं तो अपने देश के बारे में, एक सेकंड, मैं अपने देश के बारे में कंसर्न हूँ। हिंदुस्तान का वहां से 28 लाख बैरल प्रतिदिन निकलता था। अब वो कह रहा है ईरान की मैं तो 1 बैरल के ऊपर $1 लूंगा। यानी कि अगर ये बात मान ली गई और अमेरिका ने मान लीजिए ईरान की बात की, अच्छा आप तोड़ लीजिए, क्या हम दे देंगे? अरे 28 लाख बैरल का मतलब $28 लाख प्रतिदिन, मतलब करीब 27 करोड़ रुपए प्रतिदिन। हिसाब लगाइए महीने में और साल भर में कितना होगा। और जो हिंदुस्तान के साथ है ऐसा और देशों के साथ भी होगा। तो लिहाजा ये वो मानेगा नहीं और ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट फिर वही होगा जो अमेरिका ने 19 उसमें किया था 45 में कि भाई युद्ध जो है लंबा खिंच चुका है, अनमैनेजेबल हो गया है, इसलिए मुझे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डालना पड़ा। अब भी वो ये कहेंगे कि ईरान अनमैनेजेबल हो गया है और मुझे एक्शन लेना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है ना सर, क्योंकि यही समझकर तो रशिया ने भी यूक्रेन पर हमला किया था जब स्थिति बिगड़ी, और अब देखिए युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है और अब तो खुद जेलेंस्की इस वक्त ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो रशिया पर लगातार हमले कर रहे हैं, रिफाइनरियों को नष्ट कर रहे हैं और जो उनके तेल के टैंकर्स जो है वो भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसी वजह से टेंशन और बढ़ जाती है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में भी ऐसा चला तो फिर स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। दर्शकों, आप भी समझिए कि आपकी जेब पर इतना भारी असर पड़ेगा जिसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई सरकार नहीं रोक पाएगी। सिंघल सर के पास चलेंगे। सिंघल सर, जैसा कि टीपीएस त्यागी सर बता रहे कि कोई झुकने को तैयार नहीं है। अगर कोई झुकने को तैयार नहीं है तो हर रोज बातचीत का ये जो नया एक हम देख रहे पैटर्न है, ये
आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं कि आज इन बातों पर चर्चा होगी, कल इन बातों पर चर्चा होगी, लेकिन 24 घंटे नहीं बीतते हैं, वो बातें बिल्कुल पलट जाती है क्योंकि दोनों देश अग्री ही नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर एक खुले मोर्चे पर युद्ध ही क्यों नहीं हो जाता है? ये रोज रोज बातचीत का ढोंग क्यों रच रहे हैं दोनों देश? त्यागी सर अनम्यूट, सिंगल सर अनम्यूट कर लीजिए। होप यू कैन हियर मी। जी सर। हाँ, तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सबको जो उम्मीद हो रही है कि जो ईरान का और यूएस का या इजराइल का ये जो मसला है, इसको 60 दिन में या 15 दिन में इसको जो है बातचीत के जरिए से हल कर दिया जाएगा, मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आई। तो अगर हम इस नजरिए से इसको सोच के चलें तो ये जो ये आपस में रोजाना ये जो बातचीत होती है, धमकी दी जाती है, मेरे ख्याल से ये न्यू नॉर्मल है इस रिलेशनशिप का। और हमें के साथ में आप अगर मार्केट को भी देखें, ऑयल मार्केट को भी, ये सब धमकी के दौर के बीच बावजूद ऑयल मार्केट की प्राइसेस आप बराबर देख रहे हैं, बराबर कम होती जा रही है, बढ़ नहीं। तो मेरे ख्याल से जो हम तो बातचीत कर रहे हैं खैर, लेकिन जो ऑयल ट्रेडर्स उन्होंने भी इसको न्यू नॉर्मल मान करके चलना शुरू कर दिया है। और हमको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसका जो बातचीत चल रही है ये लंबे समय चलेगी और इसका हल जब निकलेगा तो उसमें टाइम लगेगा। अब क्योंकि जहां तक ईरान की बात, ईरान को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी एडवाइस भी दी है कि भाई आप जो है ये जो कोशिश कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मालिकाना बनाने के लिए, उसकी जगह इसके आप जिद को छोड़िए और आपको जो हम सैंक्शन रिलीफ और आपके जो फंड रिलीज कर रहे हैं आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है। ईरान जो है उसके हाथ में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के, और ईरान अब उसको आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको फायदा, अपना फायदा देखेगा, हर देश अपना फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। ईरान को इसमें फायदा दिख रहा है कि अगर वो कंट्रोल, अगर इंटरनेशनली उसके कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उसको फ्यूचर में फायदा होगा। इंटरनेट की क्या होगा वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, उनको जो है बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा है, इसलिए वो इसको लंबा खींचेंगे और इसको एक जितनी इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसकी कीमत वो करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से, इजराइल से और दूसरे देश कि कुछ हद तक उनकी बात को मान लिया जाए। तो उनकी बराबर पुरजोर कोशिश रहेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि वीक पोजीशन में है, वो नहीं चाहते कोई इस तरह की लड़ाई हो, लेकिन की बातचीत चलती रहे, और क्योंकि उनको लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली ही इसका सॉल्यूशन उनको मिलेगा। लेकिन अगर बियॉन्ड पॉइंट जाएगा, अगर ईरान जो कोशिश कर रहा है, पर पूरी तरह से जैसे अभी कर्नल साहब बात कर रहे थे $1 की ये बात है, तो और देश जो है उसके अगर ईरान, अमेरिका भी मान जाता है तो उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढे जाएंगे, ऑलरेडी ढूंढे जा रहे हैं। तो वो ईरान नहीं चाहेगा कि इसके ऑल्टरनेटिव आए, क्योंकि जैसा कि आपने देखा ओमान की तरफ से रास्ता निकाला तो ईरान को परेशानी हुई, क्योंकि उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है। ईरान जो है, मेरा विचार है कि ईरान ये कोशिश करेगा कि धमका कर रखे सबको, लेकिन सब सफल कहाँ हो पा रहा है? इधर इजराइल ने एक बार फिर से धमकी दे दी, 2 बार हमला कर चुके, तीसरी बार करने से चूकेंगे नहीं। वो आपसे मैं वही बात कर रहा हूं कि ये जो है ये न्यू नॉर्मल हो गया कि ये जो है लड़ाई भी नहीं होगी पूरी तरह से, और ये थोड़ा बहुत हमलेबाजी चलती रहेगी, फिर एक कर देगा, दूसरा करेगा, उसके बाद में वो पीछे हट जाएंगे, फिर बातचीत की टेबल पर। क्योंकि आप ये बराबर देखें पिछले 1 महीने जब से इनकी बातचीत हुई है, जब से युद्ध विराम हुआ है, तो लड़ाई भी होती है लेकिन वो पीछे हट जाता है, क्योंकि ये नहीं कि हम डिप्लोमेटिक रास्ता हम निकाल रहे हैं। तो ये जो है मेरे ख्याल से एक न्यू नॉर्मल बन गया है इस रिलेशनशिप में, जो कि बहुत खतरनाक है। ये भी बात कि अगर कहीं भी मिसकैलकुलेशन हो गई तो वो लड़ाई संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है वहां पे, और उसी हिसाब से सब देश स्ट्रेटेजी बनाएंगे और इसको एब्जॉर्ब करने की। बिल्कुल, और सब जितने भी देश इसमें इस वक्त इन्वॉल्व हैं, सब खुद को ये बता रहे कि हम कूटनीति के राजा हैं और हम ही जो कहेंगे वही होगा और हम ही कूटनीति के रास्ते से जीत भी पाएंगे। त्यागी सर, अभी जो पूरा ये मोर्चा खुला हुआ है हर तरफ से, हमने देखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी फिर शुरू हो गया है, इधर यूक्रेन और रशिया आपस में जो है अभी तक लड़े हुए हैं, इजराइल लेबनान आपस में लड़ ही रहे हैं, और ईरान अमेरिका के बीच में अभी तक सहमति बनी नहीं है। ये जो पूरी दुनिया में चौतरफा युद्ध चल रहा है, अगर यही स्थिति रही तो सिर्फ
वैश्विक संकट तेल पर नहीं होगा बल्कि कई ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि रास्ता जरूर बदलता है लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर वापस से लड़ाई है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर वापस लड़ाई है, लेकिन इसके बीच में बात कैसे बनेगी कि हर जगह से युद्ध खत्म हो और शांति बहाल हो जाए? देखिए जी, शांति नाम की कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है शांति। दरअसल में जब जीवन ही एक लड़ाई है और ये संघर्ष जारी है। मुझे बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ये सोचा गया कि ट्रिनिटी ऑफ वर्सलीज कर लेते हैं, इसके बाद नहीं होगा, लेकिन ऐसी शर्तें रख दी गई कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना कि अब तो दुनिया के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी आ जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में और यूएनओ के बाद में पीस और स्टेबिलिटी तो दूर और ज्यादा युद्ध शुरू हो गए। अब आज की तारीख में भी जैसे आपने सही बताया कि कितने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में युद्ध हो रहे हैं, ज्यादातर सुपर पावर उसमें इन्वॉल्व है। क्या इसे मिनी वर्ल्ड वॉर नहीं कहा जाएगा? अब जो रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हम ये तो कहते हैं बहुत लंबा युद्ध होगा। कितना लंबा हो गया जी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जितने समय में खत्म हुआ था उससे ज्यादा लंबा हो चुका है रूस और यूक्रेन का युद्ध, और अभी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल यही हाल इजराइल का, और इजराइल के साथ में लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे गाजा हो, उसके युद्ध का, उधर सीरिया के साथ में, उधर इराक के साथ में, और अब अमेरिका और ईरान का। यानी कि कुल मिला के अब फिर चाइना तैयार है। उसने तो 2013 में ये घोषणा कर दी थी कि मैं एक नहीं, मैं 5 युद्ध लड़ूंगा कुछ ही समय में। और पहला युद्ध जो होगा वो ताइवान के लिए होगा, दूसरा स्पार्टले आइलैंड के लिए होगा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश के लिए होगा, चौथा मंगोलिया के लिए होगा, 5वां रशिया के लिए होगा। यानी कि जो सुपर पावर से उन्होंने बाकायदा एक खाका खींच रखा है कि मुझे एक नहीं 5 युद्ध लड़ने हैं। बिल्कुल। हुआ मतलब कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, उसके चांसेस यूं नजर नहीं आते कि आगे आने वाले समय के लिए भी युद्धों की श्रृंखला तैयार हो चुकी है। यानी कि अभी हमको मालूम है कि चाइना और ताइवान भी इसमें आने वाले हैं। त्यागी सर, ये कुछ ऐसा नहीं है कि अपने देश के लोगों का भी तो ध्यान रखना होगा, उनके भलाई के लिए भी काम करना होगा, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं इन देशों के, ये कहीं ऐसा नहीं कर रहे कि वर्चस्व की लड़ाई ऐसी लड़ो कि इतिहास में हमेशा के लिए नाम अमर हो जाए? नहीं तो मैं ये, आपने बड़ी बड़ी सही बात की कि हमें अपने देश का भी तो ख्याल रखना होगा। यही बात तो मैं खासतौर पे कहना चाह रहा हूँ। ज्यादातर लोग इससे सहमत नहीं है, पर मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या तुम्हारी लड़ाई कोई दूसरा लड़ेगा? तुम ये बताओ, मान लीजिए कि अगर अमेरिका और ईरान इस बात को मान ले कि अच्छा जी, ईरान को हम टोल वसूलने की ताकत देते हैं, क्या हिंदुस्तान मान लेगा इसको? और अगर नहीं मान लेगा तो क्या उसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए? क्या जो और कंट्रीज है, साउथ कोरिया है, जापान है, जहां जहां भी तेल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्या उन्हें उठ के खड़े नहीं हो जाना चाहिए? क्या उन्हें प्रोजेक्ट फ्रीडम जो अमेरिका ने स्टार्ट किया और 48 घंटे बाद वापस ले लिया, वो प्रोजेक्ट फ्रीडम चलना चाहिए? भाई हम ना तो ईरान भी हमारा दोस्त है, अमेरिका के साथ भी हम है या नहीं है, पर हमारे दुश्मन नहीं है। कुल मिला के हमारा कहना ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल नेविगेटिव वे है, वो खुला रहना चाहिए। अगर वो खुला नहीं है तो हमको नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है तो हम इंटरवीन करेंगे, यानी कि हम उसमें जाएंगे, हम प्रोजेक्ट ऑफ फ्रीडम को बढ़ाएंगे, हम अपनी नेवी को वहां पे कमिट करेंगे। हमने अपनी नेवी पिछले साल भी तो लाल सागर में कमिट की थी ना जी, 35 हमने अपने वारशिप भेजे थे। पिछले साल की बात है ये। लाल सागर में जब हुती ने वहां पे शिप को डुबाना शुरू कर दिया था, तब हमने भेजा था अपने शिप की डिफेंस के लिए। अब भी हमको भेजना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि साहब हम क्यों बीच में करें, ये तो ऐसा हो गया कि दूसरे की लड़ाई में आपने जाके टांग उतार दी। भाई हमारी लड़ाई है, सबसे ज्यादा तो इंडिया को नुकसान है जी। बिल्कुल, इतनी भारी जनसंख्या है तो नुकसान तो जाहिर बात है सर होगा ही, और इसी को ध्यान में रखते हुए कूटनीति का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी है। सिंगल साहब से समझेंगे, वो पूर्व राजदूत भी रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से सिंगल साहब बता पाएंगे कि सर कुछ दिनों के भीतर ही एक डेलीगेशन जाने वाला है ईरान।
क्या लगता है कि इस दौरान कोई कूटनीतिक वार्ता हो सकती है? क्योंकि जाहिर बात है कि वहां से दूरी कम पड़ती है तो तेल सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर लंबी दूरी तय करेगा तो जाहिर बात है सबकी जेब पर असर पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से कूटनीति के रास्ते से जो हल करने की कोशिश भारत करने वाला है? बातचीत का सवाल है। आपने जिस चर्चा की कि अभी हमारा डेलीगेशन जाने वाला है, क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर थे उनकी अंत्येष्टि होने वाली, और उससे पहले मैं अभी कल ही जो अखबारों में भी आया, मीडिया में आया कि हमारे प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत हुई, और हमारे विदेश मंत्रालय ने जो रीड आउट किया है उसमें भारत प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत साफ कहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, वो सब देशों के लिए खुली रहनी चाहिए और ये सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। और तो भारत हमेशा इस बात का हामी रहा है, क्योंकि भारत यूएन अनक्लॉज का मेंबर भी है और हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट भी करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। भारत बहुत कम देशों में से है जिन्होंने उसकी जो रूलिंग आती है उसको हम फॉलो करते हैं। तो जहां भारत की जो बातचीत जो होगी, और उसमें मेरे ख्याल से स्वाभाविक है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में सिचुएशन है या मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसके बीच में उसके बारे में बातचीत की जाएगी, और भारत का अपना पक्ष जो हमेशा साफ रहा है कि रास्ता जो है लड़ाई का दौर नहीं है, ये बातचीत का दौर है, और ये डिप्लोमेसी का रोल इसमें होना चाहिए। और तो ये सारी बातें वो कहीं जाएंगी हमारी भारत सरकार की तरफ। और जहां तक ये बात है कि हमें भेजना चाहिए वहां पर, हमें ईरान के ऊपर एक तरीके से हमला कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान नहीं मानता है तो मेरे ख्याल से इस बारे में खैर हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन, हर एक तरीके की स्वतंत्रता है ओपिनियन के बारे में, और लेकिन इस तरह का स्टेप अगर हम कोई सोचता है लेने की, और अगर लाल सागर में जो हुआ और जो सिचुएशन थी और इससे कंपेयर अगर हम करें तो वो मेरे ख्याल से दोनों सिचुएशन में बहुत अंतर है। ठीक है। तो और यहाँ जो सिचुएशन है इसमें बहुत अंतर है दोनों का, तो उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें फिर से एक स्टेप बैक लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम क्या कहें तो उसको कंपेरिजन है, क्योंकि ये कहना और करना तो बड़ा आसान है कि लड़ाई कर देनी चाहिए और हमें वहां पर अगर कोई हमें नहीं मानेगा, जब अमेरिका नहीं कर पा रहा है तो भारत अगर वहां करेगा तो नुकसान काफी होने की संभावना है। लेकिन सर हम बात तो कर सकते हैं ना, अमेरिका से भी कर सकते हैं, इजराइल से भी कर सकते हैं, ईरान से भी कर सकते हैं। क्या बातचीत करी जाएगी? वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमसे, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की जो कल बातचीत हुई उनके राष्ट्रपति से, उसमें हमने अपना पक्ष रखा, उनको बोला कि भारत जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है शुड बी ओपन, इसको सभी देश सबके लिए ओपन रहना चाहिए, इसमें जो टोल नहीं लगाना चाहिए। तो हमने अपना पक्ष बहुत साफ रखा है उनको, और हमारा जब डेलीगेशन जाएगा वो भी उसके बारे में बात। ठीक है। तो ये मैं ठीक है। त्यागी सर, ये तो जो टोल वसूलने की बात लगातार ईरान कर रहा है, और अगर टोल वसूलने की बात यहाँ पर हो भी रही है तो ये तो अनक्लोज समझौते का बिल्कुल उल्लंघन है, क्योंकि ये तो कहा गया कि समुद्री मार्ग जो कि स्वतंत्र है, वहां से कोई जहाज को रोका नहीं जा सकता, टोल नहीं वसूला जा सकता। लेकिन ईरान में जितनी क्षति हुई है, अगर ईरान टोल वसूलना चाहता है तो इसको लेकर अब एक नया, हम कहे तो एक नई बहस छिड़ गई है। क्या लगता है आपको, जो अब आज की स्थिति, इस वक्त की स्थिति के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे में आप क्या देखते हैं, क्या होगा? देखिए, अगले 48 से 72 घंटे में मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों का जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहेगा, यानी कि ये एक दूसरे के साथ कहते भी रहेंगे, लड़ते भी रहेंगे, 60 दिन तक कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं तो आना चाहता हूँ, जो हमारे राजदूत साहब ने बात कही, मैं ये कब कह रहा हूँ कि भाई बातचीत मत करो, बातचीत करो, बिल्कुल करो, बातचीत तो बहुत जरूरी है, लेकिन बातचीत करने अगर हमको नुकसान होता रहे, मान लीजिए कि ये 60 दिन के बाद और 60 दिन तक ये नहीं खुलता है, तो क्या हम उस नुकसान को सहते रहे? ताकत शब्दों में होती है, ताकत तलवार से ज्यादा आपके शब्दों में ताकत है। क्या हिंदुस्तान को ये ऐलान नहीं करना चाहिए कि हम ईरान से कहते हैं कि वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दे, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, और नहीं तो मजबूरन
फिर ये तो दूसरा है ही रास्ता सर कि अपनाना अगर स्ट्रेट पड़ेगा। ऑफ हॉर्मुज तो खुलता है एक तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी सर, समय मेरे पास इतना ही था। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है। अगर बातचीत आगे चलकर सफल होती है तो देखना यह होगा कि बातचीत के बाद ये जो 60 दिनों का समय है, जैसा कि सर बता भी रहे थे कि 60 दिनों का समय सिर्फ लगता है कि बातचीत में इसी तरीके से तू मैं करके निकल जाएगा। देखते हैं आगे क्या होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, टीपीएस त्यागी सर आपका भी और सिंगल सर आपका भी। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।